तो हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि सीए इंटर जनवरी 26 के एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर के लिए हम रिवीजन की सीरीज लाने वाले हैं। तो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। अगर आपने अनाउंसमेंट वाला वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर वो आप देख लो, सो देट आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से हम हमारा रिवीजन करने वाले हैं। तो अनाउंसमेंट वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम विवित्सु के रिव्यूअर से रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हर एक चैप्टर के पहले क्विक रिकैप दे रखा है सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का, प्लस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी और स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट प्रोविजन के हिसाब से सोल्व किए हुए हैं। तो हमारे लिए समझना काफी आसान हो जाएगा। अगर आप चाहो तो फिजिकल या डिजिटल बुक इनकी वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे ये जो पीडीएफ बनाई हुई है, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्लस लास्ट डे रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे के पूरे कंपाइल कर रखे हैं। ये एज अ फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, अगर आपको वो चाहिए तो उसकी लिंक में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स को एबीसी में डिवाइड किया हुआ है, हर एक चैप्टर के आगे उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ए, बी या सी मार्क किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसको मार्क किया गया है एस सी कैटेगरी। तो वैसे तो इस सी कैटेगरी में आ रहा है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन इसमें इनकम टैक्स के रेट्स है जो हमको हर एक जगह आगे काम आने वाले हैं। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करें चार्जिंग सेक्शन की, तो चार्जिंग सेक्शन बेसिकली क्या कहता है कि इनकम ऑफ एन असेसी फॉर प्रीवियस ईयर शेल बी चार्ज टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे 3-4 वर्ड्स हमको समझने रहे। पहला वर्ड है असेसी। असेसी मतलब क्या? असेसी की डेफिनेशन दे रखी है। असेसी मींस अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। भाई पर्सन मतलब क्या? तो पर्सन में आपके इंडिविजुअल, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, फर्म के अंदर LLP भी आ गई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी कैटेगरी का पर्सन है। एनी टैक्स और एनी अदर सम, भाई टैक्स तो हम समझ गए, बट एनी अदर सम क्या हो गया? तो एनी अदर सम में ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपको टैक्स के साथ इंटरेस्ट पे करना है, कोई लेट फीस पे करनी है, पेनल्टी पे करनी है। मतलब अगर आपको टैक्स या फिर टैक्स के अलावा कोई भी सम इस एक्ट के तहत अगर आपको पे करने का बन रहा है तो यू विल बिकम असेसी। इसके बाद बात करें तो वर्ड आया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर बेसिकली क्या होता है? जिस साल की इनकम है, और असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल में आप कैलकुलेट करके उस पर टैक्स भर रहे हो, क्योंकि साल खत्म होगा उसके बाद ही आप टैक्स की कैलकुलेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे हमको कंसेप्ट जो याद रखना है वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का याद रखना है। तो अगर हम बात करें हमारा प्रीवियस ईयर 1/4/24 से लेकर 31 मार्च 25 तक का है, तो इसको कहेंगे प्रीवियस ईयर 24/25, और इसका जो असेसमेंट ईयर होगा उसको कहेंगे 25/26। मतलब 24-25 की जो इनकम है दैट विल बी चार्ज टू टैक्स इन 25/26। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट। तो चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी। ये जनरल रूल है कि भाई हर एक इनकम जो प्रीवियस ईयर में कमाई हुई है उस पर टैक्स लगेगा आपको असेसमेंट ईयर में। ये तो हो गया जनरल रूल, बट कुछ लोगों के लिए स्पेशल रूल है कि जिस साल में इनकम कमा रहे हो उसी साल में आप पे टैक्स लगा के आपसे पैसा ले लिया जाएगा। वो कौन से केसेस है कि एक्सेप्शन टू दिस रूल, केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। पहला केस है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो भाई कोई नॉन रेसिडेंट है जो शिपिंग बिजनेस कर रहा है, इंडिया के अंदर आके उसने काम किया है और वो वापस चला जाने वाला है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है? इससे टैक्स तुरंत वसूल लेती है, जैसे ही कमाया उसी साल में, अगले साल असेसमेंट ईयर आने का वेट नहीं करते। दूसरा केस पर्सन लिविंग इंडिया। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई पर्सन इंडिया छोड़ के चला जाएगा तो उसके पास से भी टैक्स तुरंत वसूल लिया जाएगा। फिर आता है एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। तो कोई स्पेसिफिक इवेंट के लिए जो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने में खत्म हो जाने वाला है और वो पर्पस आपका अचीव हो गया, तो उस असेसी की इनकम जो है सेम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर दी जाएगी, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। उसके बाद पर्सनल लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। तो कई बार ऐसे केसेस होते हैं फ्रॉड के जहां पे पर्सन टैक्स बचाने की वजह से क्या कर रहा है? असेट को ट्रांसफर कर देगा। तो वैसे केस में ट्रांसफर हो जाए उससे पहले उससे टैक्स की वसूली कर लेनी पड़ती है। तो वैसे केसेस में सेम प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स लगाया जाएगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, तो कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो उसका डिसकंटिन्यूएशन जिस टाइम हो रहा है उसी टाइम उससे टैक्स की लायबिलिटी जो है वसूल कर ली जाती है। तो जनरल रूल ये है कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो चार्ज होगी असेसमेंट ईयर में, बट एक्सेप्शन टू द रूल क्या है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट पर्सन लिविंग इंडिया, एओपी बीओआई और एजेपी फॉर्म फॉर स्पेसिफिक इवेंट। कोई पर्सन
प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देने वाला है या डिसकंटिन्यूअस बिजनेस, तो ऐसे इवेंट्स में सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स रेट्स की। हमारे लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 2025-26 है, तो उसके जो भी रेट्स है उनको पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो टैक्स की रेट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर, दूसरी होती है स्पेशल। स्पेशल को बाद में पढ़ते हैं, पहले रेगुलर पढ़ लेते हैं। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इनके लिए जो टैक्स रेट्स है वो सेम है। सबसे पहले बात करते हैं डिफॉल्ट रिजीम, जो न्यू रिजीम भी कही जाती है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। 3 लाख से लेकर 7 लाख तक की इनकम पे 5%, 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 लाख से ऊपर है तो 30%। तो ये प्रोग्रेसिव नेचर की इनकम टैक्स की रेट्स है। अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 10 लाख है तो पहले 3 लाख पर 0, फिर 3 से 7 लाख की इनकम पे 5% लगाना है, उसके बाद 7 से 10 पे आपको 10% लगाना है और टोटल कर देना है, वो हो जाएगा आपका टैक्स लायबिलिटी। इसमें आपको दो चीजें जोड़नी है प्लस प्लस। फर्स्ट इज सरचार्ज, अगर एप्लीकेबल है तो वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जो हमने पढ़ी 115 बीएसी की, यहाँ पे जो टैक्स रेट्स है वो कम है, प्लस यहाँ पे स्लैब्स भी ज्यादा है। बट ये कम टैक्स रेट की जो ऑप्शन है वो अगर आप चूज करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है कि कुछ एग्जाम्पशंस और डिडक्शन नहीं मिलेंगे। कई सारे एग्जाम्पशन है जहां पे कुछ इनकम्स आपकी इनकम नहीं मानी जाती, जनरली वो सैलरी के हेड में आती है। इसके अलावा मेजर जो डिडक्शंस नहीं अलाउ होते हैं वो होते हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U, आपके LIC, मेडिक्लेम, ये वाले। इसके अंदर सिर्फ आपको दो ही डिडक्शन अलाउ होते हैं, एक NPS का अलाउ होता है स्पेसिफिक कंडीशन वाला, दूसरा आपको 80JJAA वाला डिडक्शन मिल जाता है जहां पे न्यू एम्प्लॉइज को आप ले रहे हो और उनकी जो भी सैलरी होती है उसका 30% एवरी ईयर आपको 3 साल तक मिलता है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस है, आपके कुछ लॉस सेट ऑफ नहीं होंगे। कौन से लॉस सेट ऑफ नहीं होंगे? कैरी फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन। अगर आपने ये ऊपर के जो डिडक्शन और एग्जाम्पशन क्लेम किए हैं उसकी वजह से आपका कोई लॉस आ रहा है या डेप्रिसिएशन है तो वो आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा अगर ये न्यू रिजीम आप ऑप्ट करते हो तो। इसके अलावा आप हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है एसओपी वाला वो भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, वो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 40% हो जाएगा, उससे ऊपर का रेट भले ही इनकम टैक्स रूल्स में दे रखा है बट फिर भी वो आपको अलाउ नहीं होगा। मैक्सिमम कैप है 40%। तो जैसे कि इसका नाम है डिफॉल्ट रिजीम, अगर आप इस डिफॉल्ट रिजीम में नहीं रहना चाहते, मतलब ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं जहां पे कोई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अलाउ होते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा टू ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम। अगर आपकी इनकम में पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो आप कभी भी रिटर्न फाइल करने के टाइम से पहले इसको ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकते हो। बट अगर आपकी इनकम के अंदर पीजीबीपी की इनकम है तो रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उससे पहले आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हो तो आप चले जाओगे बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम में और फिर जीवन में कभी भी आप ओल्ड रिजीम में वापस नहीं आ सकते। तो जो पीजीबीपी की इनकम वाले असेसीज है उनको याद रखना है कि अगर ऑप्ट आउट करना है न्यू रिजीम में से तो आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले कर लेना पड़ेगा। ये अगर ऑप्ट आउट करना रह गया आपका तो आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते और फिर कभी भी आप न्यू रिजीम में से ओल्ड रिजीम में नहीं आ सकते। तो न्यू रिजीम के हमने रेट देख लिए जहां पे आपको रेट्स कम लगेंगे, स्लैब्स ज्यादा है बट डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं ओल्ड रिजीम की जिसको ऑप्शनल टैक्स रिजीम भी कहा जाता है। तो जो न्यू वाली है उसको कहेंगे डिफॉल्ट और जो ओल्ड वाली है उसको कहेंगे ऑप्शनल। तो ये ऑप्शनल जो है अगर आप ऑप्ट आउट करते हो 115 बीएसी में तो ये वाले रेट्स आपके पे लागू पड़ेंगे। रेट्स क्या है? अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20% एंड अबाउट 10 लाख 30%। बट यहाँ पे आपको सारे के सारे डिडक्शंस और एग्जाम्पशन जो है 80C से लेकर 80U और सैलरी के हेड में कई सारे एग्जाम्पशन है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक और बेनिफिट दे रखा है, तो जो रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 साल या उससे ज्यादा है या 80 साल या उससे ज्यादा है तो उनके लिए जो 2.5 लाख की लिमिट है वो 3 लाख हो जाएगी इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 60 साल वाले। और अगर आपकी 80 साल से ऊपर उम्र है सुपर सीनियर सिटीजन उस केस में 3 लाख हो जाएगा 5 लाख। तो अगर आप सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन नहीं हो तो आपकी जो स्लैब रेट है शुरू होती है 2.5 लाख से। बट अगर सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख से शुरू होगी, 3 से 5 5% और बाकी के सब सेम है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आपकी टैक्स की स्लैब शुरू होती है 5 लाख से अप टू 5 लाख की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसमें आपकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी निकलेगी उसमें आपको प्लस प्लस करना है। सरचार्ज और एजुकेशन से सरचार्ज कुछ केसेस में एप्लीकेबल होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो ये तो बात हो गई रेगुलर टैक्स रेट की। अब बात करते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में 3 कैटेगरी है, पहली है विनिंग्स, दूसरी है कैपिटल गेन्स और तीसरी है ब्लैक मनी।
तो पहले बात करते हैं विनिंग्स की। तो विनिंग्स दो तरह की होती है, एक होती है ऑनलाइन गेम्स वाली विनिंग। तो ऑनलाइन गेम्स वाली विनिंग जो है यहाँ पे नेट विनिंग्स, मतलब अगर आपने कोई लॉस इंकर किया है तो इनकम में से पहले लॉस माइनस कर दो, तो जो नेट अमाउंट आ रही है दैट इज चार्जेबल टू टैक्स एट 30%। बात करते हैं दूसरी विनिंग्स को, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसेस, ये सारी की सारी जितनी भी विनिंग्स है ये भी टैक्सेबल होती है 30%, बट ये ग्रोस अर्निंग्स टैक्सेबल होती है, यहाँ पे लॉस का कोई भी सेट ऑफ नहीं मिलता। तो इतना याद रखना है कि ऑनलाइन गेम्स है तो यहाँ पे आपको लॉस का सेट ऑफ मिलेगा और नेट इनकम टैक्सेबल होगी, बट बाकी की जो गेम्स है, बाकी की जो विनिंग्स है उसके अंदर आपको टैक्सेबिलिटी होने वाली है ग्रोस पे, लॉस को आपको इग्नोर करना है। बात करते हैं ब्लैक मनी की। तो ब्लैक मनी के अंदर हमारे पास कुछ अनडिस्क्लोज सोर्सेस ऑफ इनकम जो होती है वहां पे ये ब्लैक मनी का इनकम वाला टैक्स लगता है। ऐसे 6 कैटेगरी है। पहला है अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। तो अगर आपने कैश में कोई लोन लिया है और दिया है तो वैसी कोई चीज पकड़ी जाती है तो वहां पे आपको ब्लैक मनी के ट्रांजेक्शन का टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब बेसिकली आपने किसी से पैसा लिया है, आपके बुक्स में आपने उसको क्रेडिट कर रखा है, बट यहाँ पे आपके पास सुटेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपने जो पैसा लिया है वो किस बात के लिए लिया है, तो आपकी इनकम मानी जाएगी ब्लैक मनी वाली। फिर आता है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, कि भाई आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उसका सोर्स ऑफ इनकम जो था वो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि ये कहाँ से खरीदा, तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। इसके अलावा अनएक्सप्लेन मनी, आपके घर पे कैश पाया जाता है या आपके बैंक अकाउंट में कैश पाया जाता है जिसपे आपने टैक्स नहीं भरा और उसका आप सोर्स प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो वो हो जाएगी ब्लैक मनी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज, भाई इन्वेस्टमेंट तो किया है, दिखा रखा है आपने, बट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो होनी चाहिए उस पे आपने उसको बाय नहीं किया। फॉर एग्जांपल गोल्ड का रेट किसी पर्टिकुलर डेट को 1 लाख रुपए था और आपने बताया कि मैंने 10,000 में खरीदा, तो जो 90,000 है वो आपने एक तरह से कैश में पे किया ऐसा मानकर उस पर भी आप पे टैक्स लगाया जाएगा। और लास्ट आता है अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, कोई आपने खर्चा किया है और वो खर्चा आपने आपकी जो इनकम आपने जो टैक्सेबल करवाई है वहां से नहीं किया, मतलब कहीं और से कैश में खर्चा कर दिया है जो आपने इनकम के रूप में नहीं शो किया, वो भी आपकी ब्लैक मनी मानी जाएगी। तो ये हो गई हमारी ब्लैक मनी। अब इस पे टैक्स रेट कितना है, इस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है अंडर सेक्शन 115 BBE 60%। तो इसमें टैक्स रेट है 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो टोटल 78% टैक्स ब्लैक मनी वाले ट्रांजेक्शन में लगता है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स वाले स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स के स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की। तो यहाँ पे हमारा जो असेसमेंट ईयर है, यहाँ पे कट ऑफ डेट है 23 जुलाई 2024। उससे पहले अगर ट्रांसफर हुआ है तो अलग टैक्स रेट्स है, और 23 जुलाई और उसके बाद अगर ट्रांसफर हुआ है तो अलग टैक्स रेट है। इनको समझते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल गेन्स में हमारे पास 3 सेक्शन है, 112, 112A और 111A। 112A एंड 111A जो है डेट आर रिलेटेड टू इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो यहाँ पे 23 जुलाई के पहले अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर आपका हो रहा है इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से, तो आप पे टैक्स रेट था 10%, बट अगर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई हो रहा है तो 12.5%। बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो ये था 23 जुलाई तक 15%, बट ऑन और आफ्टर 23 जुलाई ये हो गया है 20%। अब बात करते हैं बाकी की असेट्स की। तो बाकी की असेट्स में क्या आता है, आपके लैंड एंड बिल्डिंग एंड असेट्स अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। यहाँ पे 23 जुलाई के पहले अगर आपने ट्रांसफर किया है तो 20% टैक्स का रेट था और इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता था। बट अगर 23 जुलाई के बाद अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट जो टैक्स का रेट है वो कर दिया है 12.5%। बट अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और अगर आपने प्रॉपर्टी बाय की है 23 जुलाई से पहले, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन कंपेयर कर लो, जो भी आपको बेनिफिशियल होता हो वो आप चूज कर सकते हो। इसको हम डिटेल में देखेंगे कैपिटल गेन्स के चैप्टर में। बाकी के स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हम देख चुके हैं। यहाँ पे जितनी भी हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो जो भी हमारा अमाउंट आ रहा है उसमें हमको 2 चीजें प्लस प्लस करनी है। फर्स्ट इज सरचार्ज, वो सर्टेन इनकम के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, अलग अलग परसेंटेज होते हैं। और दूसरा होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर एक केस में एप्लीकेबल है एट 4%। अब यहाँ पे बात करते हैं सरचार्ज की इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। तो यहाँ पे हमारे ओल्ड और न्यू रिजिम दोनों के सरचार्ज के रेट्स अलग अलग हैं। अप टू 50 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी सरचार्ज नहीं देना, जो भी आपकी टैक्स फ्री लायबिलिटी आ रही है उसमें एक ही प्लस होगा, दैट इज 4%। बट अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है बट 1 करोड़ तक है तो आपको सरचार्ज देना है 10% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद आपको 4% ऐड करना है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज का रेट होगा दोनों ही केसेस में। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है तो यहाँ पे सरचार्ज का रेट है 25% इन बोथ द केसेस। बट अगर 5 करोड़ से ऊपर इनकम जा रही है
तो जो ओल्ड रिजिम है यहाँ पे हमारा सरचार्ज का रेट है 37%, बट न्यू रिजिम में मैक्सिमम सरचार्ज आ जाता है 25%। सरचार्ज के बारे में एक और पॉइंट कि अगर डिविडेंड की इनकम है या फिर आपकी कैपिटल गेन की स्पेशल रेट ऑफ वाली इनकम है 112 ए और 111 ए, तो यहाँ पे मैक्सिमम सरचार्ज का जो रेट है वो हो जाएगा 15%। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ तक है तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी इनकम पे सरचार्ज लगेगा 15%। बट अगर 2 करोड़ से ऊपर जा रही है तो आपको कैटेगरी करनी पड़ेगी डिविडेंड प्लस स्पेशल रेट की इनकम कैपिटल गेन्स वाली, उस पे मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा 15%, बट और बाकी की इनकम पे जो भी एप्लीकेबल रेट होगा वो लगने वाला है। अब ये सरचार्ज के केस में कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 50 लाख तक सरचार्ज नहीं है, बट इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ऊपर गई या फिर 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर गई और उसके कारण सरचार्ज की जो अमाउंट है वो जो 1 करोड़ के ऊपर इनकम कमाई उससे ज्यादा आ रही है, तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ करके कंसेप्ट है वो हमको बेनिफिशियल होता है। अब ये मार्जिनल रिलीफ है वो कैसे निकालते हैं हम आगे देखेंगे। बात करते हैं बाकी के पर्सन की टैक्स रेट। तो फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी तीनों के लिए जो भी इनकम है उस पर 30% टैक्स है। रेगुलर वाली इनकम, स्पेशल रेट जो हमने अभी पढ़े इंडिविजुअल के एचयूएफ के लिए वही सेम लागू होने वाले हैं। यहाँ पे सरचार्ज अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम जा रही है तभी लगता है 12%, ये फ्लैट है, इसके ऊपर कोई भी रेंजेस नहीं है। 1 करोड़ के ऊपर अगर इनकम है तो 12% सरचार्ज लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, अगर इनकम 10,000 तक है तो 10% टैक्स, 10,000 से लेकर 20,000 तक है तो 20% और 20,000 के ऊपर जा रहा है तो 30%। तो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉर्पोरेट की तरह काम करती है तो वहां पे कंपनीज के केस में जो टैक्स रेट है वैसी ही टैक्स रेट यहाँ पे भी है। जब हम कंपनीज पढ़ लेंगे तो ये भी हमको समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो इंडिया के कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी है। यहाँ पे टोटल 4 स्लैब है, एक है 15% वाला, एक है 22% वाला, एक है 25% वाला, एक है 30% वाला। 25 एंड 30% वाला सिंपल है, अगर किसी कंपनी की ग्रॉस रिसीट्स जो है या फिर टर्नओवर है प्रीवियस ईयर 22-23 का 400 करोड़ या उससे कम है तो वहां पे इनके लिए टैक्स रेट हो जाएगा 25%। और अगर बाकी की कंपनी है तो यहाँ पे 30% है। बट 15% एंड 22% की जो कंसेशनल टैक्स की स्कीम है इसको अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। बात करते हैं 15% की, तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो 31 मार्च 2024 तक फॉर्म हुए थे उनके लिए ही ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी थी कि आप 15% वाला जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हो। बट यहाँ पे कई सारी कंडीशन थी, कई सारे डिडक्शंस और एग्जाम्पशन आपको नहीं अलाउ होते हैं। बात करते हैं बाकी की कंपनीज की, तो बाकी की कंपनीज के लिए एक कंसेशनल रेट ऑफ स्कीम है जिसके अंदर आप 22% प्लस जो टैक्स का रेट है वो ऑप्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर भी आपको कुछ डिडक्शंस और एग्जाम्पशन छोड़ने पड़ेंगे। बात करें सरचार्ज इन केस ऑफ कंपनी की, अगर आप कंसेशनल रेट ऑफ स्कीम में नहीं हो तो यहाँ पे आपका सरचार्ज 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की इनकम पे 7% है और 10 करोड़ से ऊपर जो है वो 12% है। बात करें कंसेशनल रेट वाली कंपनीज की, तो यहाँ पे फ्लैट 10% सरचार्ज है, कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, सारी इनकम पे 10% सरचार्ज लगने ही वाला है। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी में 2 टैक्स के रेट्स हैं। अगर आपकी रॉयल्टीज एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है तो 50% टैक्स का रेट है और बाकी की इनकम के लिए 35%। यहाँ पे सरचार्ज के रेट्स कम है क्योंकि बेसिक टैक्स रेट ही ज्यादा है। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की इनकम है तो 2% और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो 5% सरचार्ज का रेट है। अब इसके बाद बात करें तो एक रिबेट है जो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। अगर आप ओल्ड रिजीम मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हो तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 12,500 रुपए और टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर आपको रिबेट मिल जाएगी। मतलब इफेक्टिवली अगर आपकी एग्जैक्ट 5 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, भले ही आपका 2.5 लाख 3 लाख आपका स्लैब रेट है। बात करें न्यू रिजीम मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की, तो यहाँ पे अगर आपकी इनकम एग्जैक्ट 7 लाख है या उससे कम है तो यहाँ पे आपको 25,000 तक का रिबेट मिल जाएगा। तो मतलब 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, बट अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है प्लस आपकी अदर इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा हो रही तो उस केस में आपको एग्रीकल्चर इनकम पे इफेक्टिवली टैक्स भरना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 1 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम है और 4 लाख रुपए की बाकी की इनकम है तो जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगर 2.5 लाख की है तो वो आपकी 1.5 लाख ही हो जाएगी क्योंकि 1 लाख रुपीज आपका एग्रीकल्चर इनकम जो है वो यूज कर लेगा। इस केस में 4 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख का आपका बेनिफिट मिलेगा, बाकी 1 लाख का जो बेनिफिट है वो एग्रीकल्चर इनकम ने कंज्यूम कर लिया। तो वैसे केस में आपको एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स देना पड़ सकता है। अब ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या है समझ लेते हैं। तो कई बार क्या होता है आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 50 लाख है तो 50 लाख तक की इनकम पे कोई भी सरचार्ज नहीं लगता, बट आपकी इनकम हो गई 50 लाख 5,000 तो आपकी सिर्फ 5,000 की इनकम बढ़ी बट आपका सरचार्ज एड हो गया 10% के हिसाब से। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि आप जो इनकम कमा रहे हो 50 लाख के ऊपर वो सिर्फ 5,000 है,
बट आपका जो रिजल्टेंट टैक्स की लायबिलिटी है वो बढ़ जा रही है 5,000 से ज्यादा, तो जो एक्स्ट्रा आपका जा रहा है वो आपको मार्जिनल रिलीफ के रूप में दे दिया जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करने का सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, ए कैलकुलेशन करना है, दैट इज टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब आपका जो 50 लाख 5,000 है उस पर आप टैक्स की गिनती कर दो। दूसरा, आप 50 लाख 5,000 में जो एक्स्ट्रा 5,000 है उसको हटा दो, मतलब सिर्फ 50 लाख पे टैक्स गिनो। अब आपका आ गया ए, दैट इज टोटल इनकम पे टैक्स, बी टैक्स ऑन इनकम इग्नोरिंग द एक्सेस इनकम, दोनों का जो डिफरेंस है उसको निकाल के रख दो। ये हो गया आपका एक्सेस टैक्स ड्यू टू द एक्स्ट्रा इनकम। अब इसमें से आपको जो एक्स्ट्रा इनकम आपने कमाई है ओवर 50 लैक्स वो माइनस कर दो, तो जो अमाउंट आ रहा है दैट इज योर मार्जिनल रिलीफ। इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर के हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम देख लेते हैं एलडीआर के क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, वन इज क्वेश्चन नंबर 6, ये पूछा गया है एमटीपी में 3 मार्क्स के लिए अप्रैल 22 में, एसएम में भी ऐसा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मार्जिनल रिलीफ, जो अभी हमने समझा। देख लेते हैं, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस काजल फॉर AY 25-26, फीमेल रेसिडेंट एज 40 ईयर्स वेयर हर टोटल इनकम इज 2,50,00,000, मतलब 2 करोड़ के ऊपर सिर्फ 50,000 हो रहा है। आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो 2 करोड़ के ऊपर 50,000। तो यहाँ पे अगर हम सम देखें तो 2 करोड़ तक की इनकम पे सरचार्ज लगता है 15%, बट 2 करोड़ के ऊपर जैसे ही गया आपका सरचार्ज हो गया 25%, 10% बढ़ गया। बट आप इनकम कमा रहे हो 50,000, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो सकता है। हमें क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी गिनना है। मिस काजल ऑप्ट फॉर प्रोविजंस ऑफ 115 BAC, मतलब ये न्यू रिजीम के अंदर है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको 2 सेट ऑफ कैलकुलेशन करने हैं। फर्स्ट, टोटल इनकम पे कैलकुलेशन कर दो। तो यहाँ पे इनकी इनकम है 2,50,00,000, तो यहाँ पे पहले 3 लाख तक नील, 3 लाख से लेकर 7 लाख इनकम हो रही है 4 लाख, उसका 5% इज 20,000। फिर 7 लाख से लेकर 10 लाख 10% 30,000, 10 से 12 30,000, 12 से 15 60,000। अब जो 15 लाख के ऊपर इनकम हो रही है, मतलब 2,50,00,000 माइनस 15 लाख, उस पे हो रहा है 30%, दैट इज 55,65,000। तो टोटल आ गई हमारी 57,05,000। और क्योंकि इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो यहाँ पे सरचार्ज लगता है 25%, तो सरचार्ज 25% लगा दिया, 57,05,000 का 25%, तो टोटल टैक्स की लायबिलिटी आ गई 71,31,250। तो ये है हमारी टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी। अब बी क्या करना है, हमको जो एक्सेस इनकम है 50,000 की उसको इग्नोर करके सिर्फ 2 करोड़ पे टैक्स गिनना है। तो 2 करोड़ पे टैक्स गिनेंगे तो ये तो हमारा सेम रहने वाला है, बट यहाँ पे 15 लाख के ऊपर जो है वो सिर्फ कितना होगा 1,85,00,000। 1,85,00,000 का हम टैक्स गिनेंगे 30%, तो ये हो जाएगा 55,50,000। तो टोटल हमने कर दिया, तो ये अमाउंट आ गई। तो ये तो हो गई हमारी टैक्स की लायबिलिटी। इसमें हमको सरचार्ज ऐड करना है। अब 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की इनकम है, वहां पे सरचार्ज लगता है 15%, तो जो टैक्स की लायबिलिटी आ रही है वहां पे 15% ऐड करके हमको मिला 65,43,500। मतलब अगर 2 करोड़ की इनकम कमाता तो 65,43,500 टैक्स देना होता, बट क्योंकि 50,000 इनकम ज्यादा कमाई तो मुझे 71,31,250 का टैक्स देना पड़ा। तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है 5,87,750। इसमें से माइनस कर दो एक्सेस इनकम। 2 करोड़ के ऊपर आप जितना कमा रहे हो ना वो इसमें से माइनस कर दो। कितना कमा रहे हो, सिर्फ 50,000, तो आपको 50,000 की इनकम की वजह से जो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 50,000 ले लिया जाएगा, बाकी की अमाउंट आपको रिलीफ दे दी जाएगी। तो ये आपकी आई थी इनिशियल लायबिलिटी, इसमें से आपको ये रिलीफ माइनस कर देनी है। मतलब आप पे टैक्स लगेगा सिर्फ 65,93,500, प्लस आपको कर देना है 4%। तो नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई 68,57,240। तो ये हो गई हमारी। तो हम समझ गए कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, काफी इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मिस्टर शर्मा एज 62 ईयर्स एंड रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, मतलब इनका स्लैब रेट जो चालू होता है 3 लाख से चालू होता है अगर ये ओल्ड रिजीम में होंगे तो। हैज अ टोटल इनकम ऑफ 2,30,00,000 कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 52 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A 64 लाख, अदर इनकम 1,14,00,000। तो 2,30,00,000 की इनकम के 3 पार्ट है। 112 वाली इनकम जो है जो टैक्सेबल होती है एट द रेट 12.5% ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, उससे पहले 20% विद इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे कोई भी इंडेक्सेशन का पॉइंट नहीं दे रखा, तो हम मान लेंगे कि ये 23 जुलाई 2024 के बाद की है। तो यहाँ पे हमारा टैक्स रेट लगने वाला है 12.5%। फिर बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये 111A वाला है, तो यहाँ पे लगता है टैक्स 20%। तीसरा है अदर इनकम, यहाँ पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फॉर FY 24-25
अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स गिनने का बोल रहे हैं, और साथ साथ में ऑप्शनल टैक्स रिजीम मतलब न्यू और ओल्ड दोनों के हिसाब से आपको टैक्स गिनने के लिए बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, अज्यूमिंग दैट टोटल इनकम एंड कंपोनेंट्स आर सेम इन बोथ टैक्स रिजीम, मतलब कोई भी डिडक्शन नहीं है। पहले बात करें हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की, तो जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 52 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 12.5% टैक्स इज 6,50,000, 64 लाख के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स। तो ये हो गई हमारी स्पेशल रेट ऑफ इनकम की टैक्स। अब बात करते हैं बाकी की इनकम की, तो अप टू 3 लाख 0, 3 to 7 लाख 20,000, 7 to 10 30,000, 10 to 12 30,000, 12 to 15 60,000, और जो बाकी की इनकम बच रही है उस पर 29 लाख 70,000। और यहाँ पे टोटल टैक्स हो गया, उस पर सरचार्ज ऐड किया, टोटल सरचार्ज ऐड करने के बाद 4% एजुकेशन सेस ऐड किया, टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई अंडर डिफॉल्ट रिजीम 60,27,840। नॉर्मल प्रोविजन की बात करें तो स्पेशल रेट सेम रहने वाला है। बात करते हैं रेगुलर की, तो अप टू 3 लाख एग्जाम, क्योंकि ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, 3 से लेकर 5 लाख 10,000 रुपए 5% के हिसाब से, 5 to 10 लाख 20% 1 लाख रुपए, और 10 लाख के ऊपर जो है उस पर 30%, ये हो गया 31 लाख 20,000। टोटल टैक्स नॉर्मल वाला हो गया 32 लाख 30,000। टोटल करेंगे दोनों का, उस पर सरचार्ज ऐड करेंगे 15%, फिर ऐड करेंगे एजुकेशन सेस, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आई 61 लाख 71,360। तो यहाँ पे डिफॉल्ट रिजीम में कम टैक्स आ रहा है और ओल्ड रिजीम में ज्यादा आ रहा है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में ये बी कैटेगरी में आता है। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पे डिफाइन होता है कि आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होगा, इंडिया की इनकम फॉरेन की इनकम कैसे ट्रीटमेंट होने वाली है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल और एचयूएफ में 3 कैटेगरी है, आरओआर, आरएनओआर और एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट, और बाकी के पर्सन में सिर्फ 2 कैटेगरी है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अब ये इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, an individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfy any one of the following condition। तो यहाँ पे 2 बेसिक कंडीशन दे रखी, दोनों में से कोई भी एक अगर आप सेटिस्फाई कर लो तो आप बन जाओगे रेसिडेंट। पहली कंडीशन क्या है, he has been in India during the previous year for a total period of 182 days or more, मतलब आपका इंडिया के अंदर स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब आप इंडिया में कितने दिन रहे, टोटल स्टे जो है 182 डेज या उससे ज्यादा होगा तो आप बन जाओगे रेसिडेंट। अब ये 182 डेज जो कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिस दिन आप इंडिया में आए वो दिन भी इंडिया में काउंट होगा, जिस दिन इंडिया से गए वो दिन भी इंडिया में काउंट होगा। तो ये कंटिन्यूस स्टे होने की जरूरत नहीं है, आप आ रहे हो वापिस जा रहे हो वापिस आ रहे हो, तो टोटल स्टे इन इंडिया जो है भले ही कंटिन्यूस नहीं हो बट टोटल 182 दिन या उससे ज्यादा हो गया तो आप पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे। चलो अगर आपने पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है, अगर आपका स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 दिन या उससे ज्यादा है, मतलब 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो साथ ही साथ उसके पिछले 4 सालों का स्टे आपको काउंट करना है। अगर पिछले 4 सालों का स्टे 365 दिन या उससे ज्यादा हो गया तब भी आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। तो सिंपल है, बेसिक कंडीशन 2 है, अगर 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो आप रेसिडेंट। चलो वो नहीं रहे, 60 दिन या उससे ज्यादा रहे हो तो पिछले 4 सालों का स्टे काउंट करो, वो अगर 365 दिन या उससे ज्यादा निकल गया तो भी आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना करने पर आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट, और बेसिक कंडीशन जैसे सेटिस्फाई करोगे दोनों में से कोई भी तो आप बन जाओगे रेसिडेंट। फिर फर्दर हम देखेंगे कि आरओआर कैसे बनेंगे और आरएनओआर कैसे बनेंगे। अब ये बेसिक कंडीशंस के अंदर कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ पीरियड ऑफ देयर स्टे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 182 डेज और मोर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 182 दिन वाली ही कंडीशन लागू होगी, सेकंड कंडीशन आपको नहीं देखनी है कुछ केसेस में। कौन से केसेस हैं, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप और फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहे हैं, एज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप के क्रू आप अगर जा रहे हो तो वहां पे आप पे सेकंड कंडीशन जो 60 प्लस 365 दिन वाली है वो लगानी नहीं है। आप रेसिडेंट बनोगे कब, जब आप 182 दिन या उससे ज्यादा वाली कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी। उसके अलावा कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है उस केस में भी 60 प्लस 365 दिन वाली कंडीशन नहीं लागू होती। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन ए विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो कोई फॉरेन में रह रहा है सालों से, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे होता है, आपके पेरेंट्स या
पेरेंट्स के पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए थे तो आप बन जाओगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भले ही आपका जन्म जो है वो इंडिया के अंदर नहीं हुआ है। या सिटीजन ऑफ इंडिया जो बाहर रह रहे हैं बहुत सालों से, वो इंडिया विजिट करने आते हैं, तो वैसे केस के अंदर जो सेकेंड कंडीशन है वो लगाई नहीं जाएगी। तो बेसिक कंडीशन 2 है, बट एक्सेप्शन के केस में सिर्फ एक ही है। बट अगर ऐसे केस में अगर किसी पर्सन की इनकम इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसकी इंडियन सोर्सेज से जो इनकम आ रही है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है, उस केस में जो 60 दिन की कंडीशन है उसको 120 दिन की कर दी जाती है। तो ये एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन है कि अगर ऐसे पर्सन्स जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस या फिर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, या फिर वो इंडियन ओरिजिन की पर्सन है या सिटीजन ऑफ इंडिया है जो विजिट करने आते हैं इंडिया, वैसे केसेस में इनकी इंडियन इनकम, इंडियन सोर्सेस से जो इनकम कमाई है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में जो 60 दिन वाली कंडीशन है वो लागू होगी, बट वहां पे 60 की जगह 120 दिन काउंट किया जाएगा। अब एक कंसेप्ट आता है डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट। अगर इंडिविजुअल जो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया है, और उस देश के अंदर कुछ कायदे ऐसे हैं कि वहां पे वो जो इनकम कमा रहा है उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो वैसे केस में इंडिया में उस पे टैक्स लगाया जाएगा। पढ़ते हैं इसको। एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख, तो अगर उसकी इंडियन सोर्सेज से 15 लाख से ज्यादा इनकम है, उसकी बाकी की इनकम पे उस फॉरेन कंट्री के अंदर उस फॉरेन कंट्री का रेसिडेंट होने की वजह से टैक्स नहीं लग रहा है, तो वहां की जो इनकम होगी उस पे भी इंडिया में टैक्स लगाया जाएगा। बट कंडीशन क्या है? इंडियन ओरिजिन का पर्सन या सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, और बाकी की जो इनकम है उस फॉरेन कंट्री में वहां पे उस फॉरेन कंट्री का टैक्स नहीं होना चाहिए, तब जाके आप पे इंडिया में टैक्स लगाया जाएगा। उसको कहा जाता है डीम्ड रेसिडेंट। जैसे ही इंडिविजुअल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो बन जाता है रेसिडेंट, बट उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है ROR और RNOR। अब यहाँ पे एडिशनल कंडीशन है, 2 एडिशनल कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे तो आप बन जाओगे ROR, अगर नहीं करोगे दोनों तो आप बन जाओगे RNOR। ये कंडीशंस क्या है शॉर्ट में अगर आपको बता दूं, पहली एडिशनल कंडीशन क्या है? 2 टाइम्स रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब पिछले 10 सालों के अंदर किसी भी 2 साल में अगर आप रेसिडेंट बन गए इस पर सेक्शन 6(1) की कंडीशन, तो आप पहली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे। दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है? स्टे ऑफ 7 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 730 डेज और मोर, तो पिछले 7 सालों का जो स्टे है वो 730 दिन या उससे ज्यादा है। तो एडिशनल कंडीशन 2 है। पहली एडिशनल कंडीशन है कि पिछले 10 सालों में से कोई भी 2 साल में आप रेसिडेंट हो, एंड साथ साथ में पिछले 7 सालों का स्टे 730 दिन या उससे ज्यादा है। तो इस केस में ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने पर आप बन जाओगे ROR। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करोगे, दोनों एक कर लोगे, तो भी आप कहलाओगे RNOR। इसके अलावा जो डीम्ड रेसिडेंट का हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि फॉरेन कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा है, इंडियन सोर्सेज से 15 लाख से ज्यादा इनकम है, इंडियन सिटीजन है, तो उस केस में जो स्टेटस होता है उसका हमेशा RNOR ही होगा। अब इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिया हमने, अब बात करते हैं HUF की। तो HUF के केस में भी 3 कैटेगरी है, बट फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर इंडिया के अंदर 1% भी कंट्रोल हो रहा है, मतलब अगर जो बिजनेस है, बिजनेस इज होली और पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो वो बन जाएगा रेसिडेंट। और अगर पूरा का पूरा कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। फर्दर अगर HUF बनता है रेसिडेंट तो उसके कर्ता का स्टेटस देखा जाएगा। अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो HUF भी ROR हो जाएगा। अगर कर्ता जो है वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो जो HUF है वो भी बन जाएगा RNOR। तो HUF में सिंपल है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है, होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेसिडेंट, पूरा का पूरा होली आउटसाइड इंडिया है तो कहलाएगा नॉन रेसिडेंट। फर्म्स AOP BOIs की बात करें तो यहाँ पे सिंपल स्टेटस है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट, पार्टली और होली इंडिया में है तो रेसिडेंट। अब बात करते हैं कंपनी की। तो भाई कंपनी के केस में पहली बात याद रखनी है कि इंडियन कंपनी मतलब डोमेस्टिक कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट, भले ही उसका काम सारा का सारा फॉरेन में हो रहा है। तो यहाँ पे हमको रेसिडेंशियल स्टेटस जब डिफाइन करना है तब इंडियन कंपनी हमेशा क्या होगी? रेसिडेंट। बात करें फॉरेन कंपनी की तो जो फॉरेन कंपनीज है उसके केस में आपको देखना है POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसके कुछ रूल्स है जो हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो आप कंपनी को बनाओगे रेसिडेंट, और अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो उसको बनाओगे
नॉन रेसिडेंट। तो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी के केस में देखना है आपको POEM, अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो आप बनोगे रेसिडेंट, अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो बनोगे नॉन रेसिडेंट। तो अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम में। तो यहाँ पे कोई भी इनकम जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहली है इंडियन इनकम जिसको मैं कहूंगा II, दूसरी है फॉरेन इनकम जिसको मैं कहूंगा FI, और तीसरी है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया IBC। तो अब कोई भी इनकम इंडियन इनकम कब बनती है, तो इनकम रिसीव्ड, अर्न, डीम्ड टू रिसीव्ड और अर्न इन इंडिया। तो इनकम अगर आपको इंडिया में रिसीव हो रही है, कमाई बाहर है कोई दिक्कत नहीं है, या इंडिया में कमाई है फॉरेन में मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया होता है या फिर डीम्ड टू अर्न इन इंडिया होता है। मतलब अगर आपकी इनकम इंडिया में रिसीव हुई, इंडिया में अर्न हुई, इंडिया में डीम्ड टू रिसीव और डीम्ड टू अर्न इन इंडिया हुई तो वो कहलाएगी इंडियन इनकम। वो होगी टैक्सेबल टू ऑल, मतलब जितने भी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ROR, RNOR सबको टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम सभी को टैक्सेबल होगी। तो II है टैक्सेबल टू ऑल। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की। भाई जो इनकम इंडिया में रिसीव्ड, अर्न, डीम टू रिसीव और डीम टू अर्न इन इंडिया नहीं है वो कहलाएगी फॉरेन इनकम। उस फॉरेन इनकम को टैक्सेबल करेंगे सिर्फ रेसिडेंट के लिए, मतलब जो रेसिडेंट या फिर ROR है उसके लिए ही ये इनकम टैक्सेबल होने वाली है। बात करें इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इंडिया, ये क्या होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर ऐसे बिजनेस की इनकम है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, फॉरेन में बट इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, या जो प्रोफेशन इंडिया में स्टार्ट किया और उसकी ब्रांच फॉरेन में ओपन हुई और वहां से इनकम कोई आ रही है, उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कनेक्शन इन इंडिया। तो वैसी इनकम सिर्फ टैक्सेबल होगी ROR और RNOR को। तो एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बता दिया, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम और IBC। तो ये तीनों ही कैटेगरी की इनकम आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके बेस पे ही डिसाइड होगा कि कौन से कैटेगरी के पर्सन को कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, फॉरेन इनकम टैक्सेबल टू ओनली रेसिडेंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया जो है वो ROR और RNOR दोनों को टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 16 है, मिस्टर सुशांत फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 25। मिस्टर सुशांत की इनकम के बारे में जानकारी दे रखी है। यहाँ पे टोटल G तक है। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन दुबई विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, 65,000 रिसीव्ड इन इंडिया। भाई जो पैसा इंडिया में रिसीव हुआ वो तो मेरी क्या हो जाएगी, इंडियन इनकम। अब ये टोटल पैसा कितना कमाया है, 80,000 रुपए। 80 में से 65,000 तो इंडियन इनकम है, टैक्सेबल टू ऑल होगा, बट बाकी का जो 15,000 है ये कहां से मिल रहा है, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन दुबई। बिजनेस कहां है, दुबई में, कंट्रोल हो रहा है दिल्ली से। तो यहाँ पे 15,000 की जो इनकम है IBC वाली और 65,000 की इनकम है वो है II, इंडियन इनकम। दूसरा, पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन दुबई। भाई सर्विसेज कहाँ रेंडर की थी आपने, इंडिया के अंदर, डीम टू अर्न इन इंडिया हो गया, ये हो गई इंडियन इनकम। डिविडेंड फ्रॉम ऑयल कंपनी, अ दुबई बेस्ड कंपनी रिसीव्ड इन दुबई, पैसा कमाया भी बाहर मिला भी बाहर, ये तो है हमारी फॉरेन इनकम। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दुबई डिपॉजिटेड इन बैंक इन दुबई, पैसा भी वहां कमाया, पैसा डिपॉजिट भी वहां हुआ, लेटर ऑन रेमिटेड इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। भाई पहली बार पैसा कहाँ मिल रहा है वो आपको देखना है, तो पैसा वहां मिला फिर आप बाद में लेके आते हो, उसका कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होता है, ये हमारी फॉरेन इनकम है। डिविडेंड फ्रॉम सनसेट लिमिटेड इंडियन कंपनी, भाई इंडियन कंपनी से कभी भी डिविडेंड मिल रहा है तो ऑलवेज इंडियन इनकम मानी जाती है, भले ही दुबई में रिसीव हुआ हो। F, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड बाय मिस्टर दीपेश, नॉन रेसिडेंट ने आपसे मनी बोरो किया है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ABC इन इंडियन कंपनी। अगर ये रेसिडेंट होता मिस्टर दीपेश तो ये इंडियन इनकम मानी जाती, ये है फॉरेन इनकम, सिर्फ टैक्सेबल होगी किसको, रेसिडेंट को। लास्ट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन भूटान रिसीव्ड इन इंडिया। भाई भूटान में लैंड है, अगर ये इंडिया में होती तो इनकम एग्जम्प्ट हो जाती, ये इंडियन इनकम है और टैक्सेबल है सभी को क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया हुई है। अब हमको बोल रहे हैं कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही इज ROR, RNOR और नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे टेबल इस तरीके से बनाना है आपको। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 65,000 तीनों को टैक्सेबल होगा और 15,000 जो है वो ROR और RNOR को टैक्सेबल होगा। तो 80, 65 प्लस 15, 80, 65 प्लस 15 और ओनली 65। पेंशन फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड अर्न इन इंडिया बोला था, तीनों में टैक्सेबल। डिविडेंड रिसीव भी दुबई में हुआ, कमाया भी दुबई में, ओनली रेसिडेंट को टैक्सेबल। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दुबई, कमाया भी वहां, रिसीव भी वहां हुआ, इसलिए सिर्फ रेसिडेंट को टैक्सेबल। डिविडेंड
फ्रॉम इंडियन कंपनी इज ऑलवेज इंडियन इनकम, तीनों को टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, तो ये अगर नॉन रेसिडेंट है तो इस केस में ये इंडियन इनकम नहीं है, फॉरेन इनकम है, सिर्फ टैक्सेबल होगी रेसिडेंट को। अगर मिस्टर दीपेश जो है वो रेसिडेंट होता तो तीनों को टैक्सेबल हो जाती। एग्रीकल्चर इनकम भूटान में है तो तीनों को टैक्सेबल होगी क्योंकि इंडिया में रिसीव हुई है। तो इस तरह से तीनों की इनकम हमने कैलकुलेट कर ली। वन मोर पॉइंट कि यहाँ से जो रेंट मिला है, तो यहाँ पे जो रेंट मिला है 70,000, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसीडर करने के बाद नेट इनकम हमने ली है। ऐसा माना है कि वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। दूसरा क्वेश्चन, मिसिस सारिका एन इंडियन सिटीजन इज इन एम्प्लॉयमेंट विद ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन यूएई। तो इंडियन ओरिजिन की पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, वो बाहर रह रही है एम्प्लॉयमेंट पर्पस की वजह से। शी इज नॉट लायबल टू टैक्स इन यूएई। ये डीम्ड रेसिडेंट वाला जो कंसेप्ट है वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वहां पे यूएई में टैक्स नहीं लग रहा है उसकी इनकम पे। तो अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी तो उस केस में उसकी वहां वाली जो इनकम है उस पर भी इंडिया में टैक्स लगाया जाएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 शी कम्स टू इंडिया फॉर 121 डेज। इंडिया में वो 121 दिन रह रही है तो ये वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली है। शी वॉज इन इंडिया फॉर 50 डेज, 100 डेज, 76 डेज एंड 145 डेज इन फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24 रेस्पेक्टिवली। तो पिछले 4 सालों का स्टे दिया है, यहाँ पे हम गिन लेते हैं। 50 प्लस 100 प्लस 76 प्लस 145, ये हो रहा है 371। तो यहाँ पे 120 डेज प्लस 365 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ले रही है। बट इनकम का हमको देखना पड़ेगा कि 15 लाख से ज्यादा हो रही कि नहीं हो रही इंडियन सोर्सेस से। सैलरी अक्रूड एंड अराइज इन यूएई, तो ये फॉरेन इनकम है। इनकम अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, इंडियन इनकम। इनकम डीम्ड टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया, ये भी इंडियन इनकम। इनकम अराइजिंग एंड रिसीव्ड इन यूएई फ्रॉम अ बिजनेस सेटअप इन इंडिया, ये है आईबीसी, इंडियन बिजनेस कनेक्शन इनकम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इन इंडिया, तो ये एटीसी में डिडक्शन मिलेगा इनको। मिसिस सारिका हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब ओल्ड रिजिम में है तो इसका डिडक्शन इनको मिल जाएगा। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम ऑफ मिसिस सारिका फॉर AY 25-26। तो पहला क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है। दूसरा, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ इनकम अराइजिंग एंड रिसीव्ड इन यूएई फ्रॉम बिजनेस सेटअप इन इंडिया इज 10 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख। तो ये जो 5 लाख की जगह 10 लाख हो जाएगा तो क्या होगा। तीसरा, इन कंटिन्यूएशन टू पॉइंट 2, इसी पॉइंट के अंदर, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिसिस सारिका कम्स टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर 45 डेज इंस्टेड ऑफ 145 डेज। तो ये 145 की जगह कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कि 50 प्लस 100 प्लस 76 प्लस 45 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 271। 120 दिन के साथ जो 365 होना चाहिए वो इसका नहीं हो पाएगा। चलो इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाते हैं। अब ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, विजिट करती है इंडिया के अंदर, तो 182 दिन वाली कंडीशन इस पे लागू होगी। साथ ही साथ अगर इसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस पर जो कंडीशन सेकंड लागू तो होगी, बट यहाँ पे 120 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मिसिस सारिका का स्टे देखें तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 121 डेज है और पिछले 4 सालों का स्टे जो है वो 371 डेज है। अब हमको इनकम चेक करनी, तो इंडियन सोर्सेज से जो इनकम हो रही है वो कितनी है। तो उसको सैलरी जो मिली है वो तो फॉरेन इनकम है, बट जो इनकम अक्रू इन इंडिया है वो 2 लाख है, दूसरी 7 लाख की इनकम है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया कितना है 5 लाख। तो तीनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 14 लाख और उसको डिडक्शन मिलेगा 1 लाख रुपए का एटीसी में, तो नेट इनकम उसकी 13 लाख। तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, इसलिए ये बन जाएगी नॉन रेसिडेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती 15 लाख वाली तो ये बन जाती RNOR। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिस सारिका जो है उसकी इनकम फॉरेन सोर्सेज से एक्सीड नहीं हो रही है 15 लाख से, तो वो बन जाएगी नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे अगर इसकी टैक्सेबिलिटी गिने, जो इंडियन इनकम होगी उस पर इस पे टैक्स लगेगा, तो 2 लाख और 7 लाख ही है। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया भी RNOR को लगता है, तो इसकी इनकम इंडिया में कितनी हो गई 9 लाख और 1 लाख का डिडक्शन, तो नेट इनकम हुई 8 लाख रुपए। अब हमको सेकंड वेरिएशन जो दिया था उसमें क्या बोला था कि जो IBC है वो 5 लाख से 10 लाख कर दो तो क्या हो जाएगा। तो हम अगर फिर से कैलकुलेट करें तो ये 5 की जगह अगर 10 हो जाएगा तो सीधा ये हमारा 13 और 5 18 हो गया। तो पढ़ लेते हैं। इफ इनकम अराइजिंग एंड रिसीव्ड इन UAE फ्रॉम बिजनेस सेटअप इन इंडिया इज 10 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख, तो उस केस में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी इंडियन सोर्सेज से 18 लाख रुपए। तो उस केस में वो बन जाएगी डीम्ड रेसिडेंट। इन सच केस मिसिस सारिका, इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 lakhs and visiting India during previous year 24-25
कैन बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ शी हैज बीन इन इंडिया फॉर 120 डेज, साथ ही साथ पिछले 4 सालों का स्टे 365 दिन होना चाहिए। तो ये हो जा रहा है उसका। तो जो सेकंड केस है उसके अंदर 121 और 371 डेज होने की वजह से शी विल बिकम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो उस केस में उसकी जो भी इंडियन इनकम और जो भी इंडियन बिजनेस कनेक्शन वाली इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो मिसिस तारिका अगर 145 दिन की जगह पे 45 दिन आती तो क्या होता? तो उसका पिछले 4 सालों का जो स्टे है वो 365 दिन से कम हो जाता। उस केस में वो रेसिडेंट नहीं बनती। बट यहाँ पे यूएई में टैक्स नहीं लग रहा है उसकी इनकम पे, तो ऐसे केस के अंदर 15 लाख से ज्यादा इनकम हो रही है इंडियन सोर्सेज से, तो इसकी वजह से ये बन जाएगी डीम्ड रेसिडेंट और उसकी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगाया जाएगा। तो यहाँ पे डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Mrs. Tia D'Souza is an American, got married to Mr. Kabir in India in New York on 14/2/2024, मतलब फरवरी में इसकी शादी हुई, and came to India for first time on 18 मार्च 24। ये हमको देखना है, डेट हमको याद रखनी है। She left for Australia on 16/8/24, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इंडिया में रही। She returned to India again on 23 मार्च 25। On 1/4/24 she had purchased a flat in मुंबई में फ्लैट खरीदा है, विच वॉज लेट आउट टू मिस्टर समीर ऑन अ रेंट ऑफ 26,000 पर मंथ फ्रॉम 1/6/24। इसने फ्लैट कब खरीदा था? 1/4/24 को, बाकी टाइम खाली रहा, फिर 1 जून से भाड़े पे चला गया 26,000 पर मंथ के हिसाब से। शी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम इंडियन बैंक फॉर परचेज ऑफ दिस फ्लैट ऑन विच बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 2,05,000 अप टू 31 मार्च 25। तो पूरे साल भर का 2,05,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। While in India during the previous year 24-25, she had received a gold chain from her in-laws। in-laws का मतलब इसके हस्बैंड के पेरेंट्स की बात चल रही है। हस्बैंड के पेरेंट्स से जो भी गिफ्ट मिलता है दैट इज एग्जाम्प्ट, ये हम देखेंगे आगे। 1.5 लाख रुपए की चेन थी। एंड 1,65,000 फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड। भाई हस्बैंड के फ्रेंड से मिला या किसी भी और पर्सन से मिला है, रिलेटिव के अलावा किसी भी पर्सन से 50,000 के ऊपर अगर गिफ्ट मिल रहा है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो यहाँ पे 1,65,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 150 टैक्सेबल नहीं होगा। From the information above, you are required to determine her residential status and compute her total income chargeable to tax for assessment year 25-26, assuming she has shifted out of default tax regime, मतलब old regime में ये है। तो गिन देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस की, तो अंडर सेक्शन 6(1) आपको बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो 2 बेसिक कंडीशन है, 182 डेज वाली और 60 + 365 दिन वाली। अप्लाई करते हैं। उसका इंडिया के अंदर स्टे कितना था? वो आई थी 23-24 के एंड में, बट हम गिनते हैं 24-25 के लिए। तो 1/4/24 से लेकर 16/8 तक वो इंडिया में थी, 138 दिन। वापिस वो मार्च में आई 23 मार्च को, तो उसका 9 दिन का स्टे हुआ, मतलब ड्यूरिंग द ईयर उसका स्टे कितना हो गया? 147। तो 182 डेज वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। बात करें 60 दिन + 365 दिन वाली, तो यहाँ पे भी वो इंडिया में पहली बार आई थी पिछले मार्च में, तो उसका 14 दिन का स्टे था। उसके पहले किसी भी साल में वो इंडिया में नहीं थी। तो ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो ये बन गई नॉन रेसिडेंट। अब इसकी जो इंडियन इनकम होगी वही टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे अगर इसकी इनकम गिने तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट की बात करते हैं। तो 26,000 × 10, मतलब जून से लेकर मार्च तक उसका भाड़ा आया है 2,60,000 रुपए। यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स का कोई वैल्यू नहीं दे रखा, तो इसकी नेट एनुअल वैल्यू होगी 2,60,000। इसमें से 2 डिडक्शन मिलते हैं, 30% ऑफ NAV एज स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा इंटरेस्ट जो है वो अक्रोल बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, और लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में कोई भी लिमिट नहीं है, तो पूरा 2,05,000 रुपए डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेट इनकम नेगेटिव होगी 23,000। बात करें बाकी की इनकम की, तो भाई गोल्ड चेन इन लॉज से मिली है, पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड से मिला है, ये रिलेटिव से जो गिफ्ट मिला है वो एग्जाम्प्ट है। बात करें बाकी के हस्बैंड के फ्रेंड से जो गिफ्ट मिला है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो इसकी इनकम होगी 165 - 23, नेट 1,42,000।